हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप डिस्ट्रैक्शन से बचे हुए होंगे। तो स्वागत आप सभी का हमारे स्टडी ग्राम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो जिस नोटिफिकेशन का सभी कैंडिडेट्स को इंतजार था वो नोटिफिकेशन आ चुका है। आरपीएफ का सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ये पहला आरपीएफ का 2024 का पहला नोटिफिकेशन है। ये इसका वेट काफी सारे कैंडिडेट्स को था। इसमें एक खास बात यह है कि इसमें छूट दी गई है, एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इन डिटेल में मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले देखो, इसके बाद आपको बाकी सारे नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, जितने भी एनटीपीसी हैं, जितने भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल ग्रुप्स हैं, सारे के सारे। तो अपनी तैयारी में जुट जाओ और एक अच्छी गाइडेंस से अपनी तैयारी करो। क्योंकि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की बात करूं मैं, तो सब इंस्पेक्टर की आपने कट ऑफ देखी होगी अलग अलग जोन की। नॉर्थ जोन की तो कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो आपको एक अलग रणनीति बनानी पड़ेगी, सबसे अलग, जिससे आप एक्स्ट्रा मार्क्स फैच कर सकें। ठीक है ना। तो इन डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं कैसे आप बाकी सभी से एड्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं, तो टोटल जो मेल की वैकेंसी है 384 और फीमेल की है 68। ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 452। यह है सब इंस्पेक्टर की। ठीक है, आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर की। ठीक है, यहां है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन, जो ओपन कैटेगरी है उसकी, एससी की, एसटी की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, ये सारी की सारी वैकेंसीज दी गई है यहाँ पे इन डिटेल में। अब अगर बात करूं सबसे पहले, तो हम देख लेते हैं कि फॉर्म कब फिल होंगे। यानी 15 अप्रैल से फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे और 14 मई तक फॉर्म फिल होंगे। उसके बाद जो बाकी 15 मई से लेकर 24 मई तक आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो थी डेट की। यानी जितने भी कैंडिडेट हैं इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि नंबर ऑफ जो फिल करेंगे ना, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे जो इसको फिल करेंगे वो ज्यादा होंगे। तो जरूरी है कि आप एक दो दिन के अंदर ही अपना फॉर्म फिल कर ले, क्योंकि बाकी आने वाले दिनों में आपको साइट हैक देखने को मिल सकती है, या फिर साइट पे जो बर्डन होगा, जो ट्रैफिक होगा, वो ज्यादा ही हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से भी काफी कैंडिडेट्स रह जाते हैं। तो देखो, जो एज है, इंपॉर्टेंट चीज ये है नोट करने की। ठीक है, 20 से 28 साल, यानी 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, 3 इयर्स का। ठीक है, किस वजह से? कोविड 19 की वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो जिन कैंडिडेट जिनकी एज हो चुकी थी ना, जो 25 प्लस हो चुके थे, 25 प्लस, जिनको लगता था कि अभी उनके पास चांस नहीं है, तो उनके पास अभी चांस है, तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं डेट की भी बात करूंगा कि किस किस डेट के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है आरपीएफ में अपनी सेवाएं देने का, सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल के रूप में। ठीक है, आगे इन डिटेल में बात करूंगा कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, या आगे जो प्रिपरेशन करने वाले हैं क्या उनको बेनिफिट होने वाला है। ये जर्नल इंस्ट्रक्शंस है, आपको पता है नेगेटिव मार्किंग के बारे में। देखो, इंपॉर्टेंट चीज ये है पोस्टिंग के बारे में। देखो, अलग अलग जोन में डिवाइड किया हुआ है, जोन वाइज। ठीक है, जोन की बात भी मैं अलग से वीडियो में करूंगा। तो इस जोन में क्या होता है, जो नॉर्थ जोन होता है ना, उसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। इवन 120 आउट ऑफ 120 इसकी कट ऑफ गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहीं आप मेहनत करो और आपका सिलेक्शन ही ना हो। तो जोन सेलेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। जितने कैंडिडेट है जिनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता वो कहां पे ड्यूटी कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं या साउथ में कर रहे हैं, वहां की कट ऑफ तो बिल्कुल 50% जाती है, 50%। ठीक है, यानी 120 में से 60 के अराउंड। तो आप वो जोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं नॉर्दर्न जोन लेना, तो आपकी रणनीति अलग होनी जरूरी है। ठीक है, आपकी अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर अलग अलग पकड़ होनी जरूरी है, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हैं ना नॉर्मल सी तैयारी करके, उस प्रोसेस को फॉलो करके, जो लोग जिन्होंने कभी ये एग्जाम ही नहीं दिया, जिनका कभी प्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ, उनकी स्ट्रेटजी पे चल के आपको लगता है ना कि आप सिलेक्शन ले पाएंगे, तो आप अंधेरे में हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल डेट एज है इसकी, और जो ये है 3 साल की रिलैक्सेशन के बाद 20 से 28 साल। ठीक है, ये बाकी जो रिजर्वेशन होता है डेट्स में। तो मेन चीज ये है, देखो, अपर लिमिट, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ की, और लोअर लिमिट। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट है अलग अलग कैटेगरी में लाई करते हैं, तो आप इस हिसाब से देख लेना आप एलिजिबल है या नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर लाई करती है या नहीं। ठीक है, तो ये जर्नल सी इंस्ट्रक्शंस है, ऑनलाइन आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की अगर कंफ्यूजन है किसी को, तो आप एक बार कमेंट जरूर कर दें, मैं अलग से डिस्कस कर दूंगा वो। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम स्कीम की। ठीक है, आपकी अप्रोच क्या रहनी जरूरी है एग्जाम को लेकर। तो सबसे पहले होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, सीबीटी। फिर होगा आपका पीएमटी। पीएमटी में आपको 10 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, और फिर आपका डीवी होगा। ठीक है, डीवी की
हम इन डिटेल में बात करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। तो 3 सब्जेक्ट है इसके अंदर। कौन से सब्जेक्ट है? अर्थमेटिक, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस यानी जीए, जनरल साइंस भी आप बोल सकते हैं। तो ये 35 मार्क्स का, और जर्नल रीजनिंग भी 35 की और 50। ठीक है, यानी जो जर्नल अवेयरनेस है जिसको आप जीके बोलते हैं, जीएस बोलते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसकी वेटेज भी ज्यादा है। ठीक है, तो इन तीनों सब्जेक्ट की आपको अलग से इस पे कमांड बनानी पड़ेगी और अलग से एक अलग अलग रणनीति के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं सेपरेटली बात करूं मैथ की, ठीक है, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक को आप लिख लेते हैं मैथ। ठीक है, तो इसमें देखो 2 चीज है, एक तो है स्पीड और एक है एक्यूरेसी। ठीक है, देखो स्पीड का मतलब ये है कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी जरूरी है, क्योंकि जितना कितना 120 क्वेश्चन आपके पास और टाइम है 90 मिनट। ठीक है, तो आपने जो जीएस का पोर्शन है वहां से टाइम बचा के मैथ और रीजनिंग पे लगाना है टाइम। ठीक है, और यहां से आप कैसे, जैसे ही आपकी स्पीड ज्यादा कब होगी? जब आपकी कैलकुलेशन ज्यादा होगी। कैलकुलेशन से मेरा मतलब यह है कि आप मान लेते हैं किसी की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 23 इंटू 2, तो नॉर्मल मेथड ये है कि आप यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 6 और 4, तो ये कारगर नहीं होगा, बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि ये मैंने एक छोटा एग्जांपल लिया। आपने ये मेथड बदलना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लिकेशन रिवर्स करनी पड़ेगी। रिवर्स का मतलब ये है कि आपने आगे से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आपको माइंड में सारी चीजें करनी पड़ेगी। पेन अगर पेपर आप उठा रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप पिछड़ रहे हैं रेस में से। कैसे? अब इसको आपने दिमाग में ये लेना है डायरेक्ट आगे से, इसको अगर खोल लेंगे तो इसको मतलब क्या है, 20 + 3, तो डायरेक्ट आपके माइंड में ये आना चाहिए, यानी 40 + 6, यानी 40 + 6 46। ऐसे ये है फास्ट कैलकुलेशन का तरीका। अलग भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हम बोलते हैं वैदिक मैथ, लेकिन उसमें जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर इस पे कमांड बना लेते हैं ना, तो ये इनफ है। आपका कैलकुलेशन का तरीका, स्पीड ऐसे होगी, और एक्यूरेसी कैसे होगी? एक्यूरेसी कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस। कंसेप्ट का मतलब है, अगर मैं कोई एग्जांपल लूं, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर आपको पता है ना कि ईयर कैसे निकालते हैं या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, आपको पता है मेथड, अगर आपको यह पता है कि सिंपल का कंपाउंड का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आपने हर टाइप के क्वेश्चन किए हैं, उसके बाद आपने सिर्फ प्रैक्टिस करना, कोई भी बुक ले लो, उससे प्रैक्टिस, मैक्सिमम प्रैक्टिस, और कोशिश करनी है इन दोनों का क्रक्स निकालने की, यानी विदाउट पेन पेपर। ये आपका माइंडसेट रहना चाहिए जब भी आप मैथ का पेपर सोल्व करते हैं। सिर्फ क्वेश्चन को देखा, रीड किया और तभी कैलकुलेशन चलने लगी माइंड में, तब मान के चलो कि आप कंपटीशन में हैं। ठीक है, अदरवाइज कितनी भी स्ट्रेटजी देख लो, कितनी रणनीति देख लो, कोई फायदा नहीं होने वाला, वेस्ट ऑफ टाइम है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं गारंटी दे सकता हूं इस बात की। तो ये चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप यहां तक पहुंच रहे हैं ना, तो ये मान के चलो कि आप राइट डायरेक्शन में हैं। ठीक है, ये तो था मैथ को लेके। अब बात करूं रीजनिंग की, सेम चीज रीजनिंग के बारे में है। सबसे पहले तो रीजनिंग में आपने क्या करना है, रीजनिंग में आपको जो अल्फाबेट है ए से जेड तक, सारे की नंबरिंग रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, हर ऑर्डर में पता होना जरूरी है। आपको अगर अल्फाबेट बता दिया ना मैंने, कि मैंने आर लिख दिया, पी लिख दिया, ओ लिख दिया, तो आपके उनकी नंबरिंग पता हो, उनकी आगे से भी लेफ्ट राइट सारी नंबरिंग पता हो, और जितने भी ये टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस के अंदर, इन सिलेबस में गो थ्रू हो जाए आप। और जो एक्स्ट्रा टॉपिक है ना, जिसमें आपको लगता है कि आप थोड़े से वीक है, फॉर एग्जांपल क्लॉक बच्चों का कमजोर होता है, कैलेंडर बच्चों का कमजोर होता है, तो उन पे स्पेशल एम्फेसाइज करें। सबसे पहले सिलेबस और फिर प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे ही आप मैथ के उस लेवल में पहुंचेंगे ना, विदाउट पेन और पेपर, रीजनिंग भी आपकी स्ट्रांग होती जाएगी। बस शर्त ये है कि आपको हर टॉपिक क्लियर हो, आपका आपने सिलेबस किया हो। तो ये तो थी मैथ और रीजनिंग को लेके। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं ना कि आप सिर्फ सिलेबस करने से ही आप सिलेक्शन के पास पहुंच जाएंगे, तो आपकी गलतफहमी है। आपने इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड चलने लगे, तो ये मान के चलो आप राइट डायरेक्शन में हैं। फिर अगर बात करूं मैं जनरल अवेयरनेस की, जिसकी वेटेज ज्यादा है, 50 मार्क्स। ठीक है, तो देखो जनरल अवेयरनेस में क्या करना आपने, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। फॉर एग्जांपल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो,
ठीक है। इसमें भी आपने सबसे ज्यादा वेटेज इसको देनी है, बायो को, ठीक है, फिर केमिस्ट्री को और फिर फिजिक्स को, ठीक है। सबसे पहले बायो को, फिर केमिस्ट्री को और फिर फिजिक्स को, ठीक है। साइंस में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बायो से देखने को मिलेंगे, और अगर केमिस्ट्री से क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, कंपाउंड से, उनके नोमेनक्लेचर से, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, डिजीज से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आप साइंस से कर सकते हैं। इसके लिए देखो, सबसे पहली चीज तो है ल्यूसेंट की बुक, जो आपका बेस बनाएगी। फिर उसके बाद देखो, जो आरआरबी की स्पीडी आती है ना, वो करनी है आपने। और अगेन बता रहा हूं मैं, इसमें हमारा कोई प्रमोशन नहीं है, किसी भी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। ये वीडियो सिर्फ जितने भी कैंडिडेट है उनकी हेल्प के लिए है, ठीक है। तो आपने ये स्पीडी की बुक पढ़नी है, प्लस एक बुक आती है, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वो साइंस की अलग से स्पेसिफिक बुक है, उसके अंदर क्वेश्चन बैंक है वो, ठीक है, क्वेश्चन बैंक। अगर आपने ये सब कर रखा है तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके पास इनफ टाइम है और आपकी मैथ की प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है, आप इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि बिना पेन पेपर उठाए आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जर्नल अवेयरनेस में साइंस हमने देख ली। तो ये करंट अफेयर है, स्पोर्ट्स से लेके बाकी तो जितने हैं, देखो इसने खुद कहा है करंट इवेंट्स, तो करंट इवेंट्स का मेजर रोल है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट करंट इवेंट्स, यानी करंट अफेयर या इवेंट्स। देखो, अगर बोर्ड ने यहां पे करंट अफेयर लिखा होता तो अलग बात थी, यहां पे इवेंट्स लिखा है। इवेंट्स में और अफेयर्स में डिफरेंस है। करंट अफेयर कोचिंग का दिया हुआ वर्ड है, इवेंट्स में देखो जो ऐसे चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं वो इंपॉर्टेंट है, कोई समिट हुई वो इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री किसी देश के दौरे पे है तो उस देश का प्राइम मिनिस्टर पूछ लिया, प्रेसिडेंट पूछ लिया, या फिर वो देश किन कंट्रियों से जुड़ा हुआ है, किन कंट्रियों से बॉर्डर शेयर करता है, वो चीज पूछ ली। कहने का मतलब है कि अपने आसपास, ठीक, अपने सराउंडिंग की कितनी अवेयरनेस है कैंडिडेट को, ये सब चीजें पूछने वाला है वो, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे आपको। फिर बात आती है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आपने करना कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये वो टॉपिक है जहां से इजिली नंबर फैच किए जा सकते हैं, इजिली स्कोर किया जा सकता है। और पॉलिटी, ये छोटे सब्जेक्ट हैं, यहां से मार्क्स इजिली फैच किए जा सकते हैं। जैसे हिस्ट्री एक बड़ा सब्जेक्ट है, और आर्ट एंड कल्चर, कैंडिडेट्स को इसका खौफ भी रहता है कि हिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करें, डेट्स को कैसे याद रखें। वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे स्टडीग्राम चैनल पे कर देंगे अपलोड, बिल्कुल रिलेवेंट रहेंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं पेपर डिस्कस करूंगा, तो आपको लगेगा कि ये अप्रोच ही रहनी जरूरी है आपकी, ठीक है। तो मेनली तो ये चीजें थी कि आपको एग्जाम अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। फॉर्म वगैरह फिल तो आप कर देंगे, प्रैक्टिस सेट कैसे लगाने हैं, ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, यही आपको सिलेक्शन दिलवाएंगी, ठीक है। इसके अलावा बाकी देख लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा डिटेल अगर दे रखी है तो। ये मैंने डिस्कस कर दिया कि मैथ और रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीड और एक्यूरेसी, ठीक है। मतलब मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां से आप 70 में से 70 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और जो 50 है वो भी स्कोर करने जैसा है। ऐसा नहीं है कि 50 जनरल जो जीएस है वो स्कोर नहीं की जा सकती, 50 आउट ऑफ 50 भी स्कोर किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बिल्कुल एक ऐसे कैंडिडेट से मिलवाऊंगा जिन्होंने ऐसा स्कोर भी किया, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है एसआई में, ठीक है। तो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये देखो, ये फिर पीएमटी होगी, 10 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, मैं कट ऑफ भी डिस्कस करूंगा। तो देखो 6 मीटर, 6.5 मीटर, क्या नाम है, 1600 मीटर 6.5 मिनट में लगानी है। एक चीज आपको साथ की साथ करनी है कि फिजिकल की भी प्रिपरेशन साथ के साथ करते रहना है, क्योंकि जो बच्चे एग्जाम में टॉप पे होते हैं वो फिजिकल में रह जाते हैं। तो आपने सुबह शाम फिजिकल करते रहना है, अपनी जो फिजिकल फिटनेस है उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग जंप भी है और हाई जंप भी है, ठीक है। ये हाइट का पैरामीटर आप यहां देख सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को कंफ्यूजन है ना, तो देखो जो जोन की बात है, जोन की बात मैं अलग से वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा नोटिफिकेशन में कुछ स्पेशल नहीं है, बाकी तो जर्नल इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। तो ये सब था नोटिफिकेशन में, और ये थी हमारी रणनीति कैसी रहने वाली है। मैंने आपको एक लेवल बताया कि जो 120 आउट ऑफ 120 है, ये लेवल किस बच्चे का हो सकता है जिसका मैथ को लेके अप्रोच ये है, रीजनिंग को लेके ये है, और जीएस को लेके अलग अप्रोच है, ठीक है।
अगर इसके अलावा भी आपकी कोई कंफ्यूजन है, कोई भी किसी टाइप की क्यूरी है, तो लेट मी नो, और जल्द ही हम एक ऐसे कैंडिडेट के साथ आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे जिसने खुद एग्जाम क्लियर किया, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और उन लोगों से बच के रहें जिन्होंने ना तो कभी एग्जाम दिया, ना कभी जिनका प्री क्वालिफाई हुआ, और वो 50 आउट ऑफ 50 की रणनीति बनाए हुए हैं। ठीक है, आपने ये डिसीजन खुद लेना है, इन डिस्ट्रैक्शन से बचना है। मैं हमेशा हर वीडियो में बात करता हूं इस डिस्ट्रैक्शन की। ठीक है, सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।